नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इस वक्त की खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में चारों आरोपियों को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। सभी आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की कोर्ट में पेशी होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में इन सभी को एक बार फिर से पेश किया जाएगा, क्योंकि आरोपियों की 10 दिन की एनआईए कस्टडी आज पूरी हो चुकी है और अब यहां पर एक बार फिर से पूरी कोशिश होगी एनआईए टीम की तरफ से कि कस्टडी की जो सीमा है वो बढ़ाई जाए। तो फिलहाल ये जो आरोपी हैं, जो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े हुए आरोपी हैं, इनकी 10 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में इन्हें हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। थोड़ी देर में चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, इन सभी को कोर्ट में एनआईए पेश करने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरह से कार ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के साथ इनका लिंक रहा है, अब ऐसे में लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के ही बिहाफ पर अभी तक पता चल पाया कि मुजम्मिल और शाहीन का रिश्ता क्या है। दोनों की सबसे ज्यादा गतिविधियां फरीदाबाद में देखी गई हैं। आना जाना, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, यहां तक कि वहां पर एक किराए पर घर लिया गया था मुजम्मिल और शाहीन की तरफ से। इसके साथ ही साथ शाहीन के पास से हथियार बरामद हुए, उसकी अलमारी से कैश बरामद हुआ है। तो ये पूछताछ के बाद अब एनआईए की टीम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर कि कोर्ट लाए गए हैं ये चारों आरोपी। मुजम्मिल, शाहीन, आदिल को कोर्ट लाया गया है और अब थोड़ी देर में इन्हें पेश किया जाएगा। तो थोड़ी देर में चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट पहुंच चुके हैं मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, कोर्ट में पेशी होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं चारों आरोपी और अब यहां एनआईए की टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो रिमांड 10 दिन की पूरी है, इसे और आगे बढ़ाया जाए। लगातार जिस तरीके से एनआईए की टीम जो है 10 दिनों का जब रिमांड उसको मिला था, तो 10 दिनों में जिस तरीके से एनआईए की टीम जो है 10 दिनों का जब रिमांड उसको मिला था, तो 10 दिनों में कई सारे ऐसे जो दस्तावेज जो हैं वो एनआईए की टीम द्वारा खंगाले गए थे। मुजम्मिल से, डॉक्टर शाहीन से और इस आरिफ से, आदिल से तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई, पूछताछ की गई। कड़े सुरक्षा में उसको रखा गया था। हालांकि पटियाला कोर्ट में सभी को पहुंचा दिया गया है, लाया गया है, कड़े सुरक्षा में सभी को रखा गया है। हालांकि कुछ ही समय रह गए हैं कोर्ट में पेशी होने में और कोर्ट में जब पेशी होगी तो एनआईए की टीम जो है हो सकता है कि दोबारा से जो रिमांड का जो है वो मांग कर सकती है, क्योंकि 10 दिनों का जो रिमांड जो था वो आज खत्म हो गया है। लेकिन अभी तक एनआईए की टीम को जो है अभी और भी कई सारे ऐसे सबूत जो हैं उनको इकट्ठे करने हैं, जिसको लेकर के शाहीन से अभी पूछताछ करनी है। क्योंकि आपने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल का दोनों के बीच काफी दिनों से कनेक्टिविटी भी था, तमाम चीजों को लेकर के पैसे के लेन देन भी हो रहे थे। 26 लाख रुपए का कहीं ना कहीं जो चैट जो आए थे उसमें 26 लाख रुपए का जो बातचीत सामने आया था। हालांकि 7 से 8 लाख रुपए जो है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि आदान प्रदान हुए थे। कई समय से सैलरी ना मिलने की वजह से भी कई चीजों को लेकर के बातचीत भी हो रही थी। हालांकि अब आने वाले वक्त में जब कोर्ट में जब पेशी होगी उस वक्त पता चलेगा नीतू की क्या एनआईए की टीम को दोबारा से 7 दिनों का रिमांड मिलता है या 10 दिनों का रिमांड मिलता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुजम्मिल में जिस तरीके चारों आतंकी जो आज पेश होंगे, इन चारों पे जो खतरा जो है वो लगातार मंडराता ही चला जा रहा है। अभिषेक, क्योंकि इन सब के बीच खबर यह भी मिल रही है कि शाहीन के घर से कैश बरामद किया गया है और उसकी अलमारी से लगभग 18 लाख के आसपास कैश की बरामदगी हुई है। इस और भी जांच की जाएगी कि आखिर कहां से ये कैश मिला है और जब कैश यहां पर अलमारी से मिला है तो शाहीन से इस मसले पर भी पूछताछ होगी। बिल्कुल नहीं, तो देखिए 18 लाख रुपए जो है वो काफ़ी भारी रकम है और जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के अलमीरा में से जो ये पैसा जो बरामद हुआ है, इसको भी लेकर के एनआईए की टीम जो है लगातार उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार ये पैसे कहां से आए थे। हो सकता है कि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल ने कहीं ना कहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, हो सकता है कि केमिकल्स खरीदने के लिए ये पैसे इकट्ठे किए गए होंगे या दिल्ली में और गाड़ियाँ लेकर के अलग, क्योंकि पहले से ही ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में 5 से 6 जगहों पर ब्लास्ट करना था। इन लोगों का पूरा प्लान बनाया हुआ था। हो सकता है कि इन पैसों से गाड़ियां खरीद करके और उस पे डेटोनेटर्स रख करके, केमिकल रख करके ब्लास्ट करने की कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया बनाई जा रही होगी। तो ऐसे में एनआईए की टीम जो है इससे पूछताछ भी करेगी। अगर कोर्ट दोबारा से एनआईए की टीम को 10 दिनों का रिमांड देता है तो डॉक्टर मुजम्मिल से, शाहीन से, आदिल से, तमाम
चारों से इससे आतंकियों से पूछताछ करेगी कि ये पैसे जो है वो कहां से आए थे, किसने भेजे थे, कैसे जरिए से, क्या कैश में लिया था या अकाउंट के जरिए आए थे या ऑनलाइन हुआ था, किस तरीके से हुआ था, तमाम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं, आरोपी लाए गए हैं और अब से थोड़ी देर में इन्हें पेश किया जाएगा और देखना यही है कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, कितने दिनों की और रिमांड एनआईए की टीम को मिलती है। यहाँ पर नजर बनाए रखिएगा अभिषेक, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर यह अहम खबर मिल रही थी और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए गए हैं। एनआईए ने अभी तक 30 डॉक्टर्स के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं और सभी से आतंकी उमर के बारे में सवाल जवाब किया गया। पूछताछ में बताया गया कि उमर का व्यवहार खराब रहता था। उमर चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था। उमर को उसके पास एक फोन जो है उसका एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में है। उमर के उस फोन में 4 वीडियो जांच एजेंसी को मिले हैं और उमर के ही फोन से वो धार्मिक वीडियो भी मिले थे। अलग अलग मंदिरों के वीडियोस जो है वो उमर के फोन से मिले थे। अब बताया जा रहा है कि एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में भी है उमर का। अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की आज पेशी होनी है पटियाला हाउस कोर्ट में। 2 बजे उसे पेश किया जाएगा। 11 दिन की एनआईए रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। करीब 35 हत्या, 20 अपहरण, रंगदारी के मामले में वो आरोपी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप उस पर लगा हुआ है। इसके अलावा सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी बिश्नोई का नाम सामने आया था। करीब 35 हत्या और इसके अलावा 20 रंगदारी के मामले हैं। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जिसे भारत लाया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में आज 2 बजे फिर से उसे पेश किया जाएगा। तो 11 दिन की रिमांड एनआईए को मिली थी और वो रिमांड अब खत्म हो गई है। एक बार फिर से अनमोल बिश्नोई को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप उस पर लगा है। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी आरोपी अनमोल बिश्नोई पाया गया। एक बार फिर से फोन लाइन पर अभिषेक आनंद हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, अनमोल बिश्नोई को भी पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है। 11 दिन की रिमांड उसकी भी खत्म हो रही है। आगे क्या होगा? बिल्कुल नीतू, देखिए लगातार अनमोल बिश्नोई जिस तरीके से जो पंजाबी सिंगर जो जिसका मौत किया था सिद्धू मूसेवाले का, तो आपने देखा कि किस तरीके से उसने हत्या किया था। पूरे गाड़ी को जो है उसने गोलियों से भून दिया था, जिसके बाद से अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एनआईए की तरफ से 11 दिनों का रिमांड मांगा गया था। 11 दिनों का रिमांड जो आज वो खत्म हो गया है। 2 बजे जो है वो पटियाला कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। हो सकता है कि और भी इस पे बातचीत की जाए, क्योंकि सलमान खान के घर पे भी जो वहां पे ये जो फायरिंग जो हुई थी, तो यही संदिग्ध जो था उसने फायरिंग किया था। तो ऐसे में लगातार अनमोल बिश्नोई जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ आज एनआईए की टीम जो भी है वो भी इस चीज को लेकर के रिमांड मांगेगी कि हो सकता है कि और भी इससे कई सारे ऐसे बातचीत। अभिषेक, जो ये 11 दिन की रिमांड एनआईए को मिली थी, इसमें अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की गई होगी। कोई ऐसी बात सामने निकल कर आई है जो इन पूरे केस को लेकर आगे और इस जांच को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि आपने देखा अनमोल बिश्नोई जो है पहले से ही ये बात बोल रहा है कि सलमान खान जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको ये थोड़ा धमकी भी दिया था कि आप वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले से ही इन दोनों के बीच में खटपट चल रही थी किसी बात को लेकर के, जिसके कारण से उसके घर पे फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद फिर जब ये जो पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उनको गोलियों से भून दिया। तो एक इसके मन में खटास थी कि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं पूरे देश में, जिस तरीके से नाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के पहले से खटास बनी हुई थी। कई सारे ऐसे बातें सामने निकल करके आ रही है कि अनमोल बिश्नोई जो है इसको पहले भी कई बार इसको फोन भी किया था, इससे रंगदारी भी मांगी गई थी, लेकिन इसे रंगदारी देने से मना किया था, जिसके कारण इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। अब आने वाले वक्त में नीतू पता चलेगा कि जब पटियाला कोर्ट में 2 बजे जब पेशी होगी, उस वक्त में एनआईए की टीम क्या कुछ और दस्तावेज सामने रखती है और एनआईए की टीम को कोर्ट के द्वारा कितने दिनों का रिमांड देता है या इसको आने वाले वक्त में संदिग्ध घोषित करता है, वो तो समय ही बताएगा नीतू।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो पटियाला हाउस कोर्ट में 2 बजे पेश किया जाएगा अनमोल बिश्नोई को और एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की यहां पर मांग रखी जाएगी एनआईए की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत की जीडीपी वृद्धि पर टिप्पणी की है। अरुण साव ने विकास और आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य को मिलकर देश की आर्थिक गति को बढ़ावा देना होगा। ये सब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों का परिणाम है। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने जीडीपी वृद्धि पर टिप्पणी की और कहा कि विकास और आर्थिक सुधारों पर हमें जोर देने की जरूरत है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन के द्वारा और जिस प्रकार से आर्थिक योजना की गई है, लगातार देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, बेहतरी हो रही है। देश आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और जीडीपी के जो मौजूदा आंकड़े हैं ये उत्साहित करने वाला है। ये सब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों का परिणाम है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने अचानक बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजेश गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को राजधानी में आंतरिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने इसे जीत का महत्वपूर्ण संकेत बताया और दावा किया कि पार्टी अब दिल्ली में और मजबूत होगी। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में यह बड़ा झटका लगा, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। राजनीतिक गलियारों में अब ऐसे में ये नई हलचल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी को राजधानी में आंतरिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको छोड़ा नहीं है, उन्होंने मुझे छोड़ा है। पार्टी के बनने से पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो 3 चीज पे बात होती थी कि करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर, अगर इनमें से कोई भी चीज हल्की पाई गई, कमी पाई गई तो उस आदमी का पार्टी साथ नहीं देगी। टिकट देना तो बहुत दूर की बात है। मैं 3 बार चुनाव लड़ा, कोई धनबल तो है नहीं मेरे पास, लेकिन सर्वे में लगातार टॉप करता रहा। 5 बजे सुबह साइकिल चलाता था और कोई आरोप भी ढंग से नहीं लगा पाया मेरे पे। कोई केस करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज पार्टी जो कर रही है, इन पे जितने आरोप लगे, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते टीवी पे हजारों बार मैंने उन्हें डिफेंड करा। जिस मंत्री को एक कह हटाया कि उसकी ऑडियो क्लिप है, सीबीआई में भेजा, उसको मटिया महल में आपने शामिल कराया 3 दिन पहले। जिस विकास गोयल को, जो उनका पूर्व काउंसलर है, पार्षद है, उसको आपने अशोक विहार से उसकी पत्नी को टिकट दी। जिस आदमी खुद पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया ये कहते हुए कि जिस वक्त अरविंद जी जेल में थे उस वक्त वो इंजॉय कर रहा था और उसने बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। दरअसल उस वक्त पार्टी से निकालने की बात थी, लेकिन पार्टी ने मुझे कहा कि निकालेंगे तो और विधानसभाओं में भी शोर मचेगा, तो शो कॉज दे देते हैं और एज गुड एज निकालना ही होता है। उसको आपने टिकट दे दी। और सबके बाद आप देखिए कि मैं उपाध्यक्ष भी हूं दिल्ली का, आप बात नहीं कर पाते। आप वजह आप डिस्कस तो करोगे। एक आम कार्यकर्ता बेचारा झंडा डंडा लेके घूमता रहेगा। आप अपने पार्टी के उन लोगों से जिन्होंने आपको 12-13 साल दिए, वो आपके पार्टी के साथ में आपके जुड़े रहे हैं, उनको भी टाइम नहीं देते हो। अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो 10 साल तक वजीरपुर से विधायक रहता है और कल जब वहां पर अशोक विहार में चुनाव भी है, उस समय जो उनकी पीड़ा है वो उन्होंने बताई है कि कैसे अशोक विहार वार्ड में कैसे आदमी को टिकट दी गई, जिस पर खुद अरविंद केजरीवाल ने शो कॉज नोटिस दिया है, पार्टी से निकालने की बात की थी। और वो पीड़ा वो बता भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अब नैतिकता, ईमानदारी की कोई जगह है नहीं। सिर्फ पैसा, करप्शन, चोरी, ये आम आदमी पार्टी के वो गहने हैं जिनसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता व्यथित है, जिसकी पीड़ा राजेश गुप्ता के वक्तव्य में दिखाई भी देती है। और ये बात ठीक भी है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, जैसे कभी मुगलों ने दिल्ली को लूटा था, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, जिसकी सजा दिल्ली की जनता ने उन्हें दी है। और राजेश गुप्ता जैसे लोग जो देश के लिए थोड़ी सी भी भावना रखते हैं, ऐसे सभी लोग अब वहां अपने आप को एक तरह से कुंठित सा महसूस करते हैं। और वो कुंठा उनकी दिखाई भी दी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने उन्हें ठगने का काम किया है।
तो राजेश जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं इस विश्वास के साथ कि दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए जिस तरह से दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करते रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो बहुत सारी बातें दुनिया में ऐसी है वो तर्कों के परे है, तर्कों के परे है, समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों? लॉजिकली चल नहीं सकते। मैं राष्ट्रीय हूं, इसमें बात की क्या बात है? और इस तर्क मेरे मन में भावना है, अपने माता के प्रति प्रेम। रैशनली क्या है भाई? वो खाती है इसलिए मेरा पेट नहीं भरता। ठीक है, 9 महीने उसने पाला, क्या बिल है बता दो, चुका दूंगा। ऐसे नहीं चलता भाई। भाव जगत का जो मामला है वो अनुभूति पर चलता है, प्रतीति पर चलता है, उसमें वाद विवाद नहीं होती। लेकिन शब्द अलग उपयोग करने से बहुत सारी बातें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि साहित्य सीधा मनुष्य के विचारों को, संस्कारों को बनाता है। तो बिगाड़ना हो तो भी साहित्य का प्रयोग अच्छा कर सकते, किया है अपने देश में। ऐसे ही हमको बिगाड़ा गया और हमारी एकता को नष्ट करने का प्रयास हुआ है। और इसलिए आज तो आपके सामने बोलते समय पहली बार आपके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बचपन से बहुत पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूं, आगे भी पढ़ूंगा, लेकिन कभी लिखने वालों को कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करने का अवसर मुझे नहीं मिला। तो आरएसएस प्रमुख को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एसआईआर को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसका अब कोई भविष्य नहीं बचा है। एसआईआर पर बेबुनियाद बयानबाजी करके अखिलेश केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन जनता उन्हें बार बार नकार चुकी है। बता दें, अखिलेश यादव ने एसआईआर अभियान को लेकर कहा था कि देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है।
और इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे, लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो आज के समय में हमें संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है। जो व्यापार करता है, व्यापारी को अपनी चुनौतियां है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की अपनी अलग चुनौतियां हैं, किसान की अपनी परेशानियां हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस संसार में व्याप्त चुनौतियों को समझने, उनसे ऊपर उठने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अर्जुन को कुछ समय के लिए भ्रमित और मोह में पड़ना हो, दुर्योधन के अहंकार का भाव हो, या भीष्म की प्रतिज्ञा हो, या फिर सूर्यपुत्र कर्ण की मित्रता हो, हर प्रसंग मनुष्य के चरित्र, कर्तव्य, निर्णय और आचरण का अद्भुत दर्पण है। इन्हीं प्रसंगों के बीच अभिमन्यु का साहस अद्वितीय अध्याय है जो नई पीढ़ी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है। जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है। जब रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूँ। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है। तो फिलहाल आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।